नमस्कार। रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास सीरीज में दोस्तों। ये सीरीज है बच्चों के लिए, माता-पिता सभी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि करियर का डिसीजन एक तरीके से देखा जाए तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उम्र भर के लिए हमें एक काम करना है तो उस काम को हम पसंद करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए दोस्तों 12वीं के बाद आप कौन-सा कोर्स चूज़ करते हैं, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं चूज राइट कोर्स, यानी हम आपको अलग अलग कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं और आपको चुनना है उसमें से एक सही कोर्स अपने लिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुशील प्रभाकर जी, जिन्होंने एज अ प्रोफेसर भी काम किया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वो रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार ऑफ गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब। 35 वर्षों से ऊपर का उनका अनुभव है और आज जिस कोर्स के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं वो है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्या है कोर्स, जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में, क्या है ये कोर्स, आप अगर हमें आसान शब्दों में कुछ बताएं। जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी कोर्स सिलेक्ट करना, अपना कैरियर बनाना लाइफ में एक बहुत ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। जी और प्लस टू एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा अपने कैरियर के बारे को लेकर चिंतित भी होता है और एक असमंजस में भी होता है कि मैं करूँ क्या। जी मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो उस समय हमारे पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो आप डॉक्टर बन जाओ या आप इंजीनियर बन जाओ। जी और मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो ज़्यादा मैं कंसंट्रेट करूँगा कोर्स जो मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, जी जिन्होंने प्लस टू में मेडिकल स्ट्रीम रखी हुई है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी उनका मेन सब्जेक्ट है। ओके तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे रहते हैं उनका मेन फोकस होता है मेडिकल साइंसेज, हम डॉक्टर बनेंगे। मेहनत भी बहुत करते हैं और कंपटीशन भी इतना भारी है कि हर एक बच्चा उसमें सिलेक्ट होता नहीं। जी और जब सिलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर मन में परेशानी शुरू हो जाती है, अब क्या। फिर या तो वो अपना साल ड्रॉप करेंगे, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, या कुछ ऐसे वैसे कोर्स फ्रस्ट्रेशन में चुन लेते हैं कि बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं रह पाते। हम्म तो मैं आज बात करने वाला हूँ जो मेडिकल के साथ अलाइड प्रोफेशन है, जिसको हम सिस्टर प्रोफेशन बोलते हैं। या तो वो होता है कि आप डेंटल साइंसेज कर लो, बीडीएस कर लो, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस सर्जरी, जिसमें आप दांतों के करते हैं इलाज। और उसके साथ एक और प्रोफेशन है जो हमें नहीं पता था जब हमने ज्वाइन करा, आजकल बच्चे थोड़े अवेयर हैं, वो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ओके जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं पशु चिकित्सक। हम्म हम आज के समय में देखें तो जो अपने गांव के बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक पशु जानवर दूध के लिए रखा होता था। धीरे धीरे वो आज के समय में प्रफुल्लित होते होते वो एक बिजनेस बन गया है। मतलब डेयरी जो अब एक बैकयार्ड का प्रोफेशन नहीं रह गया है, घर के लिए नहीं रह गया, अब वो हम उसको एक कमर्शलाइज्ड डेयरी के रूप में देखने लग गए हैं। तो अगर आप जी देखें तो बड़े बड़े फार्म्स बन गए हैं, जिसमें जो दूध वाले पशु हैं उनकी जो कीमत है वो 1-1 लाख तक, उससे भी ज़्यादा के वो हो गई है, और बहुत हाई प्रोड्यूसिंग है। और उनका जो जेनेटिक मेकअप है, उनका जो क्वालिटी है एनिमल्स की, वो बहुत है। तो उनका रख रखाव भी उतने महंगा है, तो ज़रूरी है। और उसके लिए जो पशु चिकित्सक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे भोजन में दूध का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। एक हम जी कहते हैं कि जो बैलेंस डाइट है वो दूध है। तो जो जानवर दूध दे जी रहा है उनकी मैनेजमेंट, उनकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत आवश्यक ये प्रोफेशन है। और दूसरा, अगर आप हम सिटीज़ में देखें जी तो हर घर में ऑलमोस्ट एक पेट है।
बिल्कुल। और वो पेट का जो है वो उनकी मैनेजमेंट, उनका ट्रीटमेंट वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऑप्शंस हम धीरे धीरे आगे बात में डिस्कस करेंगे। तो मेन ये जी। है कि हम अपना ये मेडिकल वाले बच्चे मेडिकल के बाद और मेडिकल के साथ ये प्रोफेशन जो है वेटरनरी साइंसेज और एनिमल हस्बेंड्री का भी चूज कर सकते हैं। जी। सर, इसमें जो पढ़ाई होती है, अगर 11वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, और वो कैसे चूज कर सकता है, या क्या वो बैचलर्स के लेवल पे तैयारी कैसे करे, या एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, जी कहाँ जी कहाँ ये जी जी। कोर्सेज होते हैं, अगर आप कुछ बताएं। ये ना बहुत एक जरूरी प्रश्न भी है कि हम इसको करें कैसे। तो यहाँ मैं जी। बताना चाहूँगा कि ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो दैट इज एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वही है जो मेडिकल वाली है। ओके। जो हम तैयारी मेडिकल की कर रहे हैं वही तैयारी सेम इसी में यूज होती है। और पहले तो ये था कि वेटनरी कॉलेजेस की मैं पहले बात करूंगा वहाँ पे आने से पहले, क्योंकि अब हर स्टेट में वेटनरी यूनिवर्सिटी बन गई है। सरकार ने इस तरह का प्रोविजन करा हुआ है कि भारत के कुछ राज्य अगर हम छोड़ दें, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ हैं और जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे वेटनरी यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन वेटनरी कॉलेजेस हैं, वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड है। तो अच्छा। हर स्टेट में ये फैसिलिटी है, कॉलेजेस हैं जहाँ पे जी। हम ये कोर्स कर सकते हैं। तो उनमें एडमिशन्स के लिए पहले होता था कि हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज अपना एक एडमिशन के लिए टेस्ट लेता था, एंट्रेंस टेस्ट। और अब जी। क्या है कि जो मेडिकल का टेस्ट है, नीट जिसको हम कहते हैं, नेशनल जी। एलिजिबिलिटी फॉर एंट्रेंस टेस्ट है जो, वही टेस्ट जब आप अपीयर होते हैं तो उसी के जो मार्क्स हैं आपके, सारे कॉलेज, ऑलमोस्ट सारे कॉलेज उसी की मेरिट अब यूज कर रहे हैं। तो अलग से एंट्रेंस टेस्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अब नहीं हो रहा है। तो वो जो नीट का आपका पेपर आपने मेडिकल के लिए दिया, उसी के स्कोर से मेरिट बनती है और उसी मेरिट से आपकी इन कॉलेजेस में एडमिशन होती है। तो जो तैयारी आप मेडिकल कर रहे हैं वही तैयारी वेटनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए सेम यूज होती है। तो सेम कोर्स जो हम +2 में पढ़ रहे हैं वही इसी में भी यूज होंगे। ओके। तो सर, जैसे जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर ये सिलेक्ट करना है या ये सोचना है कि वो आगे क्या करें, इस कोर्स को अप्लाई जी, करें या फिर मेडिकल की ही तैयारी करें, तो क्या थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस होता है, या फिर वो अपने स्किल को, अपने माइंड को कैसे समझे कि हाँ, मेरे लिए ये ज़्यादा सही है। ये तो एक ना अपनी बच्चे की पर्सनल चॉइस भी रहती है। जी। अब मैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि इन इस प्रोफेशन से बहुत लंबा जुड़ा रहा हूँ, जी। क्योंकि एज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रार की हैसियत से मैंने एडमिशन्स में बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। जी। तो बच्चे जो एडमिशन्स के लिए हमारे पास आते थे, वो उनकी स्पेसिफिक पर्सनल चॉइस भी रहती है जी। कि वो मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के सीधा इसी में आते हैं। ओके। बहुत जी। एग्जांपल्स हैं। तो मतलब ये एक बच्चे की अपनी चॉइस भी है कि वो क्या चूज करना चाहता है। अदरवाइज जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन मेरे बाद है वो आज की डेट में वो ये वेटनरी साइंसेज गिनी जा रही है। क्योंकि इसका अगर हम देखें कोर्स का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट, हाँ जी, तो जी। एडमिशन प्रोसेस सेम हो गया, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री सेम हो गई। और उसके बाद जो है इसमें ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शंस, मेरा भाव है कि जैसे आपने डिग्री कर ली उसके बाद हम क्या करें, वेयर टू गो। हम्म। तो इसमें जो हम अपना चूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, वो एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, ओके। ग्रेजुएशन के बाद जैसे हमने पास आउट हो गए,
तो हमारे पास जो सबसे मेन ऑप्शन रहती है कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट जी में आपको एज वेटनरी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, और ये क्लास 1 गैजेटेड पोस्ट है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनकी सिलेक्शंस होती हैं। तो जस्ट मेडिकल प्रोफेशन स्केल भी सेम है, और जो है सिलेक्शन भी सेम तरीके से ही होती है। हाँ, उसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्ज़ाम वहाँ पे ज़रूर लेते हैं और इंटरव्यू होती है। जी ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जी जॉब्स एक ऑप्शन है। ओके और उसके बाद जैसे हम डिग्री करते हैं, तो जैसे मैंने ये कहा कि हम सेल्फ में, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस का बहुत स्कोप है बड़े सिटीज़ में। यू वोंट बिलीव के जो वेटनेरियंस हैं दे आर बिजियर देन द मेडिकल डॉक्टर्स इवन। आजकल इतनी उनकी रिक्वायरमेंट है। और जी आप अपना डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, और अलग अलग गोट फार्म्स हैं, आजकल तो पिग फार्म्स हैं। देयर ह्यूज स्कोप जी इन दैट। मतलब गाँव उसके में बाद जैसे हम बोलते हैं कि खुद का अपना कुछ करना है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वहाँ बैठे-बैठे भी अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस भी आप दे सकते हैं, जी। और अगर आप चाहें तो खुद आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। हुँ, ठीक है, आप अपना फार्म्स खोलिए, उनको मैनेज करिए, और कमर्शियल लेवल पे आप अपना काम कर सकते हैं। जी। ठीक है, अ, प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास रहती है कि आप डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकते हैं। वो भी ऑप्शन एक आपके पास खुली है। ओके, और एक और जो बहुत बच्चे आजकल ऑप्ट कर रहे हैं आफ्टर द डिग्री, वो है कि जी, हायर एजुकेशन में। ओके। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स कर सकते हो। हुँ, मास्टर्स का किन सब्जेक्ट्स में करनी है, तो यहाँ पे भी एक बताना ज़रूरी है कि जैसे मेडिकल में हम देखते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। जी, ठीक है, जैसे बिल्कुल। बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं। अगर +2 के बच्चे जो मेडिकल वाले हैं वो जानते हैं अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैनेजमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन। उसके बाद ये हम बेसिक सब्जेक्ट्स लेते हैं। उसके बाद हमारे जो पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें पैरासाइटोलॉजी है, इसमें जी, पैरासाइट्स की स्टडी होती है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है। तो ये पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट के बाद क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें मेडिसिन, सर्जरी और गायनेकोलॉजी। तो ये सारे जो मेडिकल वाले डिसिप्लिन्स हैं वो सेम एनिमल्स के लिए भी हमारे हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में हम अपनी हायर क्वालिफिकेशंस के लिए जा सकते हैं, एक्सपर्टीज के लिए जा सकते हैं। तो मास्टर्स में आपको एक तो क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकेंडली, इसके जी, बाद आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं एज टीचर, और हायर हुँ, स्टडीज फॉर पीएचडी के लिए भी आप आगे जा सकते हैं। जी, तो ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। और इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जी, उसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं आफ्टर दिस डिग्री। मार्केटिंग ओके, में आप जा सकते हैं, एमबीएज कर सकते हैं। और एक और जो स्कोप बच्चे आजकल ऑप्ट कर रहे हैं वो अब्रॉड बहुत स्कोप है। जैसे मैंने बात करी कि पेट प्रैक्टिस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे अब्रॉड जाके एज ए क्लिनिशियन, एज प्रैक्टिशनर्स बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स बन रहे हैं। उसके लिए हाँ, उनको तैयारी यहाँ पे ज़रूर करनी पड़ेगी आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि वहाँ पे उनको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एंड आई ओके, एम वेरी हैप्पी, प्राउडली से कि हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट करके जाते हैं, वो वहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में वो एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, और दे आर बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल वेटनेरियंस ओवर देयर। क्या बात है! जी, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। जी, तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पे खुद ही बता देता हूँ कि जी। जो ऑल इंडिया लेवल पे हुँ, हुँ, हमारे जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है।
ओके। और ये वीसीआई हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और वीसीआई जो है वो सारी वेटरनेरियंस की एजुकेशन को कंट्रोल करती है। तो थ्रू आउट द कंट्री आप कहीं भी एडमिशन ले लें, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जहाँ भी वेटरनरी कॉलेजेस हैं, सभी का क्यूरिकुलम सेम है। ओके। सो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। तो बच्चों जो है वो उनका डिपेंड करता है कि अपना उनका एप्टीट्यूड कैसा है, वो कितना सीखना चाहते हैं। जी। तो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो इसको जनरेट कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। सभी जगह एडमिशन नीट के थ्रू होता है सभी कॉलेजेस में? मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, ओके। हाँ जी। तो सर जो अगर बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो 11वीं में है 12वीं में है, पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनको क्या अपने करिकुलम पे ध्यान देना चाहिए या और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो बेटर प्रिपेयर हो पाए इस एग्जाम के लिए? नहीं, इस चीज़ के लिए कोई एडिशनल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जो वो तैयारी नीट के लिए कर रहे हैं तो दे शुड कॉन्सेंट्रेट, सिर्फ अपना वो नीट पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओके। ठीक है, जो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो उनकी प्रेपरेशंस हैं वो उस पर फुल कॉन्सेंट्रेट करें, और नीट का अपना एग्ज़ाम दें। अगर मतलब उनकी फर्स्ट चॉइस वेटनरी है तो ये सेपरेट स्टोरी, दे कैन गो फॉर डायरेक्ट एडमिशंस। अच्छा। ठीक है। और अगर उनका मेडिकल चॉइस है, मेडिकल में नहीं हुआ और वो सेकंड अटेम्प्ट उसमें नहीं लेना चाहते हैं, तो दिस इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। ओके सर, डायरेक्ट तो कैसे इसमें, एडमिशन्स के लिए ट्राई कर सकते हैं बच्चे? हाँ, उसमें मैं यही आने वाला था कि जो हम्म। जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ जहाँ ये कॉलेजेस हैं, वो अ, जुलाई और अगस्त के आसपास वो अपनी सेपरेट एक एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में, और यूनिवर्सिटीज की अपनी वेबसाइट्स पे भी वो हाईलाइट होता है। तो जो बच्चे यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको उस वेबसाइट पे जाना होगा, या जैसे वो अखबार में या न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट आती है तो अकॉर्डिंगली दे हैव टू अप्लाई सेपरेटली। एग्जाम नीट का वो देंगे, लेकिन नीट का स्कोर वो वहाँ पे दे हैव टू फिल अप इन द फॉर्म्स। तो यूनिवर्सिटी की एडमिशंस अलग अलग निकलेंगी, तो वहाँ पे उनको दोबारा अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए, इन कॉलेजेस में, वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए। ओके। तो बच्चे कॉलेज की वेबसाइट देखते रहें ऑल ओवर इंडिया, कहाँ जहाँ भी वो जा सकते हैं, वो आसपास का जो वेबसाइट है एडमिशन प्रोसीजर पर ध्यान देते रहें, बहुत ज़रूरी है। जी जी, यहाँ पे एक और बात बता दूं मैं कि जो जिस भी स्टेट में कॉलेज है तो उसमें 85% जो सीट्स रहती हैं वो डोमिसाइल कैंडिडेट्स की होती हैं। मान लो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर में है। ओके। तो उस यूनिवर्सिटी की एडवर्टीजमेंट आएगी, तो जो प्रोसीजर रहता है वो 85% सीट्स हैं वो डोमिसाइल कैंडिडेट्स की रहती हैं, जिसमें आगे फर्दर ब्रेकअप होती है, जो रिजर्वेशंस हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स की सीट्स हैं, वो एज पर स्टेट पॉलिसी होता है। तो उसमें वो एडवर्टीजमेंट में सारी डिटेल आएगी। और जो बाकी 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे फिल होती हैं थ्रू वीसीआई। ओके। मतलब जो 15% सीट्स मान लो बीकानेर कॉलेज में है, या हमारे लुधियाना कॉलेज में है, या किसी भी स्टेट के कॉलेज में है, तो वो जी। वीसीआई डिसाइड करती है। तो कैंडिडेट्स जो आते हैं वो आउट ऑफ द स्टेट आएंगे उन 15% सीट्स पे। जी। ठीक है, तो 85% कोटा जो स्टेट डोमिसाइल का रहता है इन कॉलेजेस में। ओके। तो जो राजस्थान के बच्चे हैं, जैसे आपने बताया बीकानेर में यूनिवर्सिटी है, तो वो उसकी अपडेट ज़रूर रखें और भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ। जी, सर एक एक और सवाल। कॉलेज, जी जी बताइए। हाँ, मैं वो बीकानेर का बता रहा था कि कॉलेज जी। जो है बीकानेर में भी है, और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेरे ख्याल 3 या 4 स्टेट के कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड टू द स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी खुल गए हैं विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके सर। तो ऑल इंडिया लेवल पे कुछ स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। मान लो स्टेट कॉलेज में नहीं आया तो प्राइवेट में भी वो जा सकते हैं, बट दोज आर अप्रूव्ड कॉलेजेस। ये यहाँ पे देखना जरूरी है कि वो वीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज हो, अगर प्राइवेट कॉलेज में आपने जाना है। तो ये तो कैसे चेक वीसीआई कर अप्रूव, सकते हैं अप्रूव्ड ये है या उनकी नहीं?
बीसीआई की वेबसाइट पे डिटेल सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वेटरनरी कॉलेज में, तो प्लीज़ वो चेक कर लें कि वो वीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं, ये ज़रूरी है। ओके, तो जी वेबसाइट पे जाएं, सर्च करें और तभी एडमिशन लें, जांच पड़ताल ज़रूर करें। सर, जी एक सवाल ये भी रहता है बच्चों के मन में कि हम अगर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं वेटरनरी साइंसेस, कैसी होती है कॉलेज लाइफ, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्या कुछ एग्जाम्पल्स आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल। कॉलेज लाइफ तो जैसे प्रोफेशनल कॉलेजेस में होता है, दिस इज अ ट्रू प्रोफेशनल कॉलेज। जी। और पढ़ाई इज एज गुड एज मेडिकल साइंसेस। जो सब्जेक्ट्स मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं एमबीबीएस के लिए, वही सब्जेक्ट्स हम यहाँ वेटरनरी साइंसेस में भी पढ़ते हैं। वहाँ पे हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी जाननी जरूरी है कि दिस प्रोफेशन इज वेरी नोबल। मैं नोबल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मान लो एक इंसान बीमार है ना, वो डॉक्टर के पास जाएगा और बोल देगा मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो एनिमल है वो बोलेगा नहीं। जी। उसके लिए हमें उसको ढूंढना पड़ता है कि इसकी क्या बीमारी है, इसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो ये मैं पर्सनल मेरा, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है, मैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट में था। ओके मेरी सर। स्पेशलाइजेशन एनिमल रिप्रोडक्शन थी। तो मैं एनिमल्स के साथ बहुत डील कर रहा हूँ। और एनिमल का जो बिहेवियर है उससे हमें पढ़ना पड़ता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बेजुबान की ट्रीटमेंट करनी वो बहुत नोबल एक काम गिना जाता है। जी। तो उसके लिए मेहनत भी उतनी है। ये नहीं है कि अगर मेडिकल साइंसेज ह्यूमन की जो ट्रीटमेंट है वो वैल्यूएबल है, एनिमल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने कहा, एक मान लो जानवर है, गाय है, उसकी कीमत 1 लाख से भी ज्यादा है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो जो उसको रखा हुआ है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कितनी उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर वो बीमार है तो उसका सक्सेसफुल इलाज करने के लिए हमें भी उतना कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। हम्म। तो जी। वो एक स्पीसीज की स्टडी करते हैं, हम्म। ह्यूमन की, और हम मल्टीपल की करते हैं। कितने जानवरों की स्पीसीज हैं जो मेन है, मान लो गाय जी। है, भैंस हम्म। है, राजस्थान में कैमल है, ठीक है, जी। घोड़े हैं, बकरी है, भेड़ है, डॉग है, कैट है। इन सभी की हमें एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ती है, इन सभी की फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, हम्म। एक वर्सेस दीज मैनी स्पीसीज। तो ये बच्चे जो आए वो ये मान के आए कि ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत जी। डिमांडिंग प्रोफेशन है। और आप जो इस ट्रीटमेंट के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जी। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो जो जी। स्टडीज हम सब्जेक्ट्स मेडिकल साइंसेज में पढ़ते हैं, वही सेम सब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, बेसिक, फिर उसके बाद पैरा क्लिनिकल, फिर उसके बाद क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो सेम ओके। सब्जेक्ट्स में हम बेसिक स्टडी भी करते हैं, स्पेशलाइजेशंस भी करते हैं, और पीएचडी हायर स्टडीज भी हम रिसर्च में भी कर सकते करते हैं। जी। हैं। और जैसा आपने बताया, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और अगर हम मदद करते हैं, किसी की रक्षा कर पाते हैं, तो कितनी अच्छी एक फीलिंग भी होती होगी सर। इस प्रोफेशन से जुड़े रहने में एक अलग सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता होगा बहुत आपको। जब एक तो जैसे एनिमल की ट्रीटमेंट आपने करी, जी। ठीक, जी। जी। तो उसके चेहरे पे सेटिस्फैक्शन। हम्म। तो हम कहते हैं नॉर्मली कॉलेजेस में कि आप एनिमल तो ट्रीट करना ही करना है, उसके साथ उसका जो ओनर है तो भी ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका ये रिस्पॉन्स आएगा और ये एनिमल ऐसे रिकवर होएगा। तो हम्म। दोनों को ही हम ट्रीट करते हैं, उसको साइकोलॉजिकली और एनिमल को विद मेडिसिन। जी। जी।
और जैसा आपने बताया बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत डिमांड है, तो इस करियर को अगर आप चुनते हैं तो गांव, शहर, विदेश हर जगह इसकी डिमांड है। तो आप जी बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं, पहला ऑप्शन के लिए ही चूज़ कर सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार भी है उन्हें जानवरों से और वो साइंसेज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर एक और सवाल जो स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं कि अगर वो कहीं एडमिशन लेते हैं, आउट ऑफ स्टेट लेते हैं, तो किन-किन या स्टेट में भी लेते हैं, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? क्या काउंसलिंग होती है? प्रोसीजर क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स किन की क्या ज़रूरत पड़ती है? आप अप्लाई आपको वो जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक 10th का सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का जिसमें जी, आपका एज का रहता है, उसके बाद +2 का, ओके, और उसके बाद आपका जो मार्क्स सर्टिफिकेट रहते हैं, क्योंकि परसेंटेज वगैरह कलेक्ट करनी होती है ना जी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो जी, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में रखते हैं वो 50% है एलिजिबिलिटी। उसके ओके। बाद आपका जो एलिजिबिलिटी के बाद फिर मेरिट बनेगी नीट के बेस पे। हुँ, ठीक है, तो 11वीं तो आपका 12वीं वो में बहुत डोमिसाइल अच्छे से सर्टिफिकेट पढ़ाई एक करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन तो वही मेन सर्टिफिकेट्स हो गया, डोमिसाइल हो गया, और एज जी, सर्टिफिकेट एज पर जो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो रिक्वायरमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स जो होते हैं कैटेगरीज के, वो लगते हैं, आपको ज़रूरत होगी। और डिसेबल्ड, अगर आप कोई मिनिमल डिसेबिलिटी है तो उसका वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है, क्योंकि इसमें एक लिमिट रहती है डिसेबिलिटी की ना, जी, रिजर्व्ड होती हैं डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की। बट उसके लिए जी, आपके जो अपेंडिजेज हैं वो नॉर्मल चाहिए। ओके सर, एक बिल्कुल, आई साइट पर्टिकुलर चाहिए, वो आपका वो एज पर यूनिवर्सिटी उनका क्राइटेरिया रहता है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से। तो आप वो अकॉर्डिंगली वो देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट देख में सकते या वेबसाइट पे। ओके। सर एक और सवाल ये जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, अगर बीएससी के बाद वो इस फील्ड में जाना चाहें तो क्या वो पढ़ाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है? हाँ जी, इसकी बेसिक जो हमारी यूनिवर्सिटी में था या बाकी यूनिवर्सिटीज में भी होगा कि मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, +2 जी, के बाद आप जा सकते हैं। अगर आप बीएससी करके भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, आपका बेसिक जो +2 के मार्क्स हैं वो काउंट होंगे जो उस समय आपने अर्न करे होंगे। तो बीएससी के बाद जो बच्चे अगर इस प्रोफेशन में आना चाहें तो दे आर वेलकम, आ सकते हैं, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं। एज तो की जो कोई मार्क्स हायर एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, लेकिन मार्क्स 12th के आपके काउंट होंगे, वो जी, ज़रूरी है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है सर। सर जो क्या कुछ बच्चे इस प्रकार से भी होते हैं जिनकी इंग्लिश भाषा पे इतनी कमांड नहीं है या फिर उन्हें मुश्किल होती है, अभी 11वीं 12वीं में है, तो क्या आगे की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है इंग्लिश भाषा का आना और उसमें हमें समझ में आनी चीज़ें? अ, हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जैसे नीट की भी एग्ज़ाम है उसमें तो बेशक लैंग्वेजेस में होता है, बट इसमें जो पढ़ाई है वो बहुत सारे कॉलेजेस में तो इंग्लिश में ही है। ओके, हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ वर्नैकुलर वर्ड्स होते हैं हमारी इस प्रोफेशन में यूज़ होते हैं ना, जैसे गांव में जो बच्चे रहते हैं जहाँ उनको ये इंफॉर्मेशन रहती है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो तो हम बताते ही हैं जी, टीचिंग ओके, के टाइम पे। बट हुँ, हुँ, बेस जो है वो इंग्लिश है। आप एडमिशन ले सकते हैं, विद टाइम वो इम्प्रूव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो असेस कर लेते हैं कि किस बच्चे को कितनी रिक्वायरमेंट, किस तरह की गाइडेंस चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम जो है वो बच्चे को गाइड भी करते हैं। तो इंग्लिश आनी तो चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। बट कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भी लेक्चर्स लेते हैं, तो ओके, वो इंफॉर्मेशन सारी वेबसाइट्स पे रहती है कि कोर्स किस में होता है। बट
क्योंकि इसमें ऑप्शन बाहर जाने की भी रहती है, डिफेंस में भी है, और बहुत ज़्यादा आपको डील करना पड़ता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो कोशिश यही हमारी होती है कि जो इसकी करिकुलम है वो इंग्लिश में ही कवर करा जाए। बट अगर ओके। आप कमज़ोर हैं तो ऐसा इशू नहीं है कि आप आ नहीं सकते हैं, बट विद टाइम जब आप देखेंगे कि आप इम्प्रूव कर जाएंगे उसमें। जी, तो आप भाषा को समझने का प्रयास करें, अभी समय है, और जो बच्चे बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं वो भाषा पे काम कर सकते हैं साथ-साथ, ताकि उनको मदद मिले पढ़ाई करने जी। के लिए। जी। सर, जो बच्चे 11th में हैं या ख़ास तौर से अभी 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप क्या उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी पढ़ाई के लिए या आगे भविष्य के लिए? वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, कई बार इतने बड़े एग्ज़ाम पे जब देने जाते हैं और हमें पता हो इतने सारे लाखों बच्चे एंट्रेंस देने वाले हैं, कितने कम का सिलेक्शन होता है, एक प्रेशर भी होता है, और पढ़ाई के लिए क्या कोई ऐसी टेक्निक्स हैं या टिप्स हैं जो उनको मदद कर सकती हैं? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हार्ड वर्क है ना जो, वो हमेशा पे तो ज़रूर करता है। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है, मेहनत भी करनी है, लेकिन मेहनत करते करते ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा बच्चों को कि कभी भी स्ट्रेस्ड नहीं फील करना है। कंपटीशन है, आप अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, हिट द राइट कॉर्ड, जो आपको बेस्ट लग रहा है आप वही करिए। और आपको, अगर आपके माइंड में है कि मैं सिलेक्ट होना है, मैं एग्जांपल यहाँ पे एक देनी चाहूँगा। मेरे फ्रेंड हैं, वो मेडिकल डॉक्टर हैं वैसे तो बेसिकली। तो जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे, तो मेडिकल पीजी में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो उनको ये मन में था कि मुझे सिलेक्ट होना है। वो अभी ग्रेजुएट करके ही आए थे, और उनके साथ जो compete कर रहे थे वो दो दो तीन तीन बार पेपर दे चुके थे, सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने अपने माइंड को ऐसे तैयार करा कि नहीं, मुझे सिलेक्ट होना ही है। और डेली आप अपने ये एक स्वमान मन में दीजिए अपने कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, यही नहीं सोचे जाना कि मेरी सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता और आप तैयारी ना करो, पढ़ो ना। पढ़ना भी है, लेकिन डेडिकेटेडली पढ़ना है, स्ट्रेस के बिना पढ़ना है। और मन में ये एक अपनी धारणा रखनी है कि यस, आई एम द सक्सेसफुल पर्सन और मेरी एडमिशन होएगी। और आप फिर एग्जाम दो, रिलैक्स होके तैयारी करके दो, तो आपकी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपटीशन रहेगा, हर फील्ड में रहेगा। आप जहां भी जाओगे compete तो करना ही पड़ता है। लेकिन कंपटीशन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें उसमें कभी ये ना आए कि मेरा ये नहीं होना। नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी आएगी तो आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, गिव द राइट प्रेपरेशन, टाइम चाहिए उसके लिए। और जो अपना सोने का और खाने का, उस पर भी उतना ध्यान देना है। ओके। सो स्टे पॉजिटिव एंड यू विल डेफिनेटली विन। ओके। सर, जो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं में, तो क्या आप उन्हें थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं कि अपना शेड्यूल कैसे बनाएँ पढ़ाई का, या दिन भर का क्या शेड्यूल सेट करें, लिख के रखें, या जो मन करता है सब्जेक्ट पढ़ाई करें, किस तरह से तैयारी करें? नीट की तैयारी कर रहे हैं खास अगर? ये अपने ना जो वीक पॉइंट है उनको पहले वर्कआउट करना ज़रूरी है। हमें अपनी कमज़ोरी ज़रूर पता होती है कि मेरे में वीकनेस क्या है। ठीक है, जैसे मेरा मान लो फिज़िक्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे केमिकल फार्मूलेशंस जो हैं, फार्मूले ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो टाइम डिवोशन जो एक सब्जेक्ट की, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पहले अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करें, वीकनेस पे थोड़ा काम करें। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको ये नहीं है कि छोड़ देना है, उसका रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन भी करना है। और रिवीजन के साथ साथ अपनी वीकनेसेस पे प्रेफरेंस देके इक्वली टाइम डिवोट देके करें। और हाँ, अपनी जो बॉडी की रिलैक्सेशन है वो बहुत ज़रूरी है। एक फिक्स कर लें जो आपको कंफर्टेबल टाइम मिलता है सोने का, वो ज़रूर देना है, तो माइंड फ्रेश रहेगा।
सो वीकनेसेस पे फर्स्ट तैयारी करें और इक्वली बाकियों को टाइम डिवोट करके अपनी तैयारी करें। ओके, मतलब फिक्स कर लें अपना टाइम शेड्यूल को और वीक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेहनत बहुत ज़रूरी है ये। जी, शेड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ये करें कि एक दिन 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन हमने छोड़ दिया और फिर दोबारा वैसे कर लिया, तो आपकी वो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। नहीं बन तो पाएगी, डेली हमें वो जो अपना फिक्स्ड शेड्यूल है, वो हमें देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये और मान के अगर चलें आपको कि कंपटीशन बहुत हार्ड है और हमें उसमें जीतना है, जीतना ही है, बिल्कुल। जीतना ही अ, है। जी, जैसा आपने कहा कि स्वमान ले एक आप एक स्टेटमेंट ले, पॉजिटिव रहें और खुद को याद दिलाएँ उसको। जी। सर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और लेकिन उनके कुछ प्रश्न होते हैं, कभी क्वेरीज़ होती हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर मिल जाती हैं। अगर फिर भी उनको कोई क्वेरी हो तो क्या ईमेल आईडीज़ या फ़ोन नंबर्स होते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जहाँ बच्चे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर एक्चुअली ने ये जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस के बाद की क्वेरीज ज़्यादा इसमें रहेंगी। ओके, मान लो आप +2 की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन्स के लिए कर रहे हैं, तो वो हो सकता है उनको डिटेल ज़्यादा ना मिले। जी, लेकिन आप अगर कोर्स के बारे जानना चाहते हैं, कोर्स में एडमिशन कैसे होएगी, उसके बाद और फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं, तो जी, यस, उनका वेबसाइट्स पे सारी डिटेल रहती है। उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, उनके नंबर्स भी होते हैं। और क्योंकि एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रार ऑफिस डील करते हैं, तो रजिस्ट्रार का नंबर भी रहता है। तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में करके भी क्वेरीज अपनी क्लैरिफाई कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन। जी। तो तो वहाँ पे वेबसाइट, ईमेल, फ़ोन नंबर सारे डिटेल दी होती है। दी आप उनको होती है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है। जी। और क्या सर, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बच्चों को ढूँढना है कि कहाँ-कहाँ है वेटरनरी साइंसेज़ में एंड एनिमल हस्बेंड्री में ये बैचलर्स कहाँ-कहाँ हैं? तो क्या सर्च करें? क्या कहाँ जाएँ? ये कुछ तो आप सारी बता सकते डिटेल्स वैसे जैसे मैंने कहा कि अब हर स्टेट में वेटरनरी यूनिवर्सिटी हैं एक्सेप्ट ए फ्यू, और कॉलेजेस जो हैं हर स्टेट में हैं। और वो कॉलेजेस की एफिलिएशन जहाँ वेटरनरी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। तो आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे वेटरनरी कॉलेजेस इन राजस्थान, वेटरनरी कॉलेजेस इन पंजाब, वेटरनरी हैं? जी, कॉलेजेस इन हरियाणा, तो वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन ये मैं यहाँ पे एक ज़रूर गाइड करना चाहूँगा कि जब आप गूगल खोलते हैं तो ना कुछ अनऑथोराइज्ड साइट्स भी खुल जाती हैं, जो यूनिवर्सिटी की साइट नहीं होती है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वहाँ पे जी, जो इन्फॉर्मेशन है वो कई बारी मिसमैच्ड होती है जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। तो तब आप ऑफ़िशियल कोशिश वेबसाइट में करें ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएँ, और वहाँ से आपको सारी एग्ज़ैक्ट और करेक्ट डिटेल मिलेगी। मिलेगी। क्योंकि ओके। कोई जो प्राइवेट साइट्स होती हैं, वो उन पे इन्फॉर्मेशन डिपेंडेबल नहीं रहती है। हुँ, क्योंकि वो राइट, वेबसाइट से उठा के कुछ कर देते हैं, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं मिलती है। तो एडवाइजेबल इज़ कि यूनिवर्सिटी की आप ऑफिशियल वेबसाइट गूगल सर्च कर लें, तो वहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मिल जैसे जाएगी। मैं अपनी साइट बता सकता हूँ, गुरु अंगद देव वेटरनरी एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में है, तो उसकी साइट है www.gadwasu.in। ऐसे ही राजस्थान की है राजूवास RAJUVAS.in। या आप वेटरनरी यूनिवर्सिटी इन राजस्थान डाल देंगे तो वो सारी डिटेल आपको खुल जाएगी सर्च पे। ओके तो सर। एडवाइस इज कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां से आपको सारी डिटेल, एफिलिएटेड जो वेटरनरी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं उनकी भी डिटेल उस साइट पे आप। ओके। सर, बिल्कुल आप जैसा आपने बताया कि ऑफ़िशियल वेबसाइट को ही सर्च करें, सही जानकारी ढूँढें, क्वेरी है तो वहाँ नंबर्स होते हैं, ईमेल आईडीज़ होती हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, अपनी बात पूछने से, कहने से झिझकिए मत, आपके भविष्य का सवाल है और मेहनत कीजिए। सर, जाते-जाते मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूँगी, जो माता-पिता हैं, जो बच्चे साइंस लेते हैं, ख़ास तौर से उन्हें माता-पिता को लगता है कि वो पूरी मेहनत करें, कहीं कोई कमी ना रह जाए या बहुत सारे वो एफ़र्ट भी करते हैं। तो माता-पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए?
आजकल जो मेरे कांटेक्ट में बहुत पेरेंट्स आते थे, आज भी आते जी, हैं, जी, तो वो उनकी ना एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत हाई रखते हैं। जी, एक तो अपनी स्टडीज का प्रेशर है, और दूसरा पेरेंट्स भी कई बारी, सारे नहीं, मैं सभी पेरेंट्स पे नहीं कह रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स जो जी, हैं वो बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स के लिए मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि उनको जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करिए, और हुँ, उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप इसमें सक्सीड करेंगे। तो उनको मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए वो पेरेंट्स दें, लेकिन उन पे डबल प्रेशर ना डालें एक्सपेक्टेशंस। अब हुँ, एक बच्चे के नंबर मान लो 95% आ गए, और एक पेरेंट के बच्चे के नंबर 80% आ गए, तो वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हुँ, उससे बच्चा प्रेशर में चला जाता है। हालांकि 80% इज नॉट बैड, क्योंकि सारा डिपेंडेंट है ये कंपटीशन पे जो आगे फर्दर एडमिशन्स के लिए होने वाला है। तो बच्चे को सपोर्ट करिए कि वो 80 आ गए, कोई बात नहीं, हो सकता है कि उस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो, लेकिन अब आगे जो कंपटीशन है जिस पे कैरियर डिपेंडेंट है उस पे ध्यान दीजिए। तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को एक सपोर्ट दें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, तो बच्चे अपने आप राइज करेंगे। जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम दिया, बच्चों को गाइड किया और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज दिया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल पता चला होगा, कई बार हमें ये पता होता है कि हाँ, कि डॉक्टर होते हैं, जो जानवरों के लिए होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि पढ़ाई क्या करनी है, कॉलेज क्या चूज़ करना है। तो उसकी जानकारी आपने दी। और अगर दोस्तों, बच्चों, आपको भी कोई और सवाल है, किसी और कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है, तो चूज़ राइट कोर्स आप कमेंट कीजिए, आप अपना मैसेज हमें भेजिए। रेडियो मधुबन का नंबर आपको हम बता सकते हैं, वो है 94 14 15 14 15। अपने सवाल, अपने मैसेज हमें ज़रूर लिखकर भेज दीजिए व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से। हम जुड़े रहेंगे और आपके लिए जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और दोस्तों, आप भी रेडियो से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।